गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का लेसन 1, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और उसका विस्तार। इसका पहला चैप्टर हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से कौन कौन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई और उन्होंने यहाँ अपना व्यापार को किस तरह से फैलाया और कौन सी कंपनी यहाँ सक्सेस हुई अर्थात सफलता हासिल किया उसने, और कौन सी कंपनियां अपना व्यापार समेटकर वापस चली गईं। सबसे जो बाद में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत आई थी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ और फ्रांसीसी कंपनी पराजित हुई और उसे अपना व्यापार समेटकर वापस जाना पड़ा। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ देखा कि यहाँ की उस समय की स्थिति भारत में अच्छी नहीं थी, राजनीतिक स्थिति, तो उन्होंने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने की मानसिकता बना ली। मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाना। जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी और अकबर ने उसे अपने कार्य प्रतिष्ठा शक्ति के द्वारा स्थायित्व प्रदान किया था और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उस मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों में आपस में ही संघर्ष होने लगे। उत्तराधिकारी सरदारों की मदद लेके गद्दी प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। परिणाम स्वरूप मुगल शासकों को अपने जमींदारों के गलत बातों को भी मानना या स्वीकार करना पड़ा। परिणाम स्वरूप मुगल शासक एक कठपुतली बनकर रह गए और धीरे धीरे उनके साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप मैसूर, कर्नाटक आदि में मराठों ने अपना एक स्वतंत्र राज्य इन्होंने तैयार कर लिया, खड़ा कर लिया। वहाँ ये अपना स्वतंत्र शासन करने लगे। ईरान के शासक नादिर शाह, अफगान के शासक अहमद अब्दाली के आक्रमणों के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन पूरी तरह से हो गया और इस स्थिति का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ। तो मुगलों के पतन के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार किस तरह से विस्तार हुआ व्यापार का और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ कैसे हुआ। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया और पत्र के पाने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ आकर उसने अपना व्यापार आरंभ। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई थी। उनका प्रमुख या मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से ज्यादा मुनाफा अर्जित करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ लूट मार करना या किसी को धोखा देना यह व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई गलत बात नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लूट मार करने से भी नहीं कतराते थे। वो लूट मार करते थे लोगों से और उनके धन को हड़प लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी लूट मार के तरीकों से माला माल हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार स्थापित करने के साथ ही साथ वह यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का मन में एक सपना संजोए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उन्हें अंदेशा हो गया था और जिस वजह से वो यहाँ व्यापार के उनके मन में ऐसा विचार आया कि व्यापार से ज्यादा हमें यहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में हमें फायदा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्ट थे और घूसखोर थे और उन्होंने
ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा उनके अंदर थी, जिस वजह से वो लूटमार करने से भी नहीं कतराते थे। अगला बिंदु है भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार का विस्तार किस तरह से किया। कंपनी ने भारत में व्यापार करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसे यहाँ व्यापार करने में भरपूर सफलता नहीं मिल रही थी और वह यहाँ अपनी कोठियां स्थापित करने में, कोठियां का मतलब कि उनका जो व्यापारिक केंद्र जो होता है जहाँ से वो व्यापार करते हैं, तो ऐसी कोठियां स्थापित करने में अभी उनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने 1613 में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की आज्ञा प्रदान कर दी और कंपनी ने वहां पे अपनी पहली कोठी स्थापित की। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया और वह कई वर्षों तक जहांगीर के दरबार में दूत बनकर रहा और धीरे धीरे उसने जहांगीर से और अन्य जगहों पर कोठियां स्थापित करने का आदेश प्राप्त किया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ौच, आगरा, अहमदाबाद आदि जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। इसके पश्चात इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ संपन्न हुआ और जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने मुंबई को राजकुमार को मुंबई दहेज के रूप में दे दी। तो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान पे दे दिया कि आप इतने लगान पे इस मुंबई को आप अपने पास रखिए, हमको इतना लगान हर वर्ष चाहिए। 1668 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ संपन्न हुआ और 10 पाउंड की लागत पर मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को लगान पे मुंबई को दे दिया। कंपनी ने 1687 में सूरत को मुख्यालय न बनाकर मुंबई को अपना व्यापारिक कोठी का मुख्यालय बनाया और वहां से इन्होंने अपना व्यापार करना प्रारंभ किया। भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी के द्वारा व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली गयी। इनमें से ये मद्रास, मछलीपट्टनम, हरिहरपुर, हुगली, पटना आदि पर भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। पश्चिमी और पूर्वी तट पर कंपनी को आशातीत व्यापारिक सफलता प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा मद्रास, मुंबई, सूरत आदि में बड़े बड़े किले बनवा लिए गए और वहां अपना सुरक्षा प्रबंध स्थापित कर लिया। इसको मत काटना। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली। जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मिले क्योंकि उस समय ये बहुत ज्यादा रोग से पीड़ित थे, तो इन्होंने उनकी कुछ मदद की और मुगल सम्राट रोग से मुक्त हो गए, जिससे खुश होकर मुगल सम्राट ने इन दोनों की बहुत सारी मदद की। कलकत्ता के आसपास कंपनी को कई क्षेत्र किराए से लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी और इन्होंने वहां किराए से लेकर अपना व्यापार चालू कर दिया और कुछ टंकित सिक्के चलाए गए। इस प्रकार कंपनी के व्यापार में भारत में आशातीत वृद्धि हुई और उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार यहाँ किया। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुए जो युद्ध हुआ, तो पहला युद्ध उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।